मैंने पहले कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को अपना ई कॉमर्स बिजनेस का एक्सपीरियंस बताया था। लगभग 1 महीने का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था। अब लगभग 1.5 महीना हो गया है, तो अभी 1.5 महीने का आपको एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि ई कॉमर्स बिजनेस का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और आप लोग अगर अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहो तो किस तरीके से कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या लॉस होती हैं ई कॉमर्स बिजनेस में, उनसे कैसे बच सकते हैं और ई कॉमर्स बिजनेस में कितना पैसा है। सच बताने वाला हूं कि कितना पैसा है, कितने ऑर्डर्स आते हैं और कैसा आपका बिजनेस चल सकता है। स्टार्टिंग स्टेज पर आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले मैंने 1 महीने का एक्सपीरियंस शेयर किया था, जब मैंने सारी चीजें आपको बताई थी कि कैसे मैंने रीसेलिंग से सीधा ई कॉमर्स के बिजनेस में मैं ट्रांसफर हुआ और कैसे मैंने वो बिजनेस किया और 1 महीने में कैसे मैंने ग्रोथ की। तो अब 1.5 महीने का एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं। अब हम सीधा आते हैं ई कॉमर्स बिजनेस के एक्सपीरियंस पे। पहले रीसेलिंग वाला मिक्स कर दिया था, अब टोटली ई कॉमर्स पे आते हैं। तो दोस्तों जब हमने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने सूज का किया था और उसको स्टार्ट करने के पीछे का रीजन ये था, मैं आगरा का रहने वाला हूं और आगरा में सबसे ज्यादा सूज की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मेरे लिए जूते को लाना और उसे पैक कराना और जूते की नई नई डिजाइन बनवाना बहुत आसान था, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो पहला पॉइंट आपको यह समझ लेना चाहिए, ई कॉमर्स बिजनेस में आप उस प्रोडक्ट को सेल करिए जो आपको आसानी से मिल जाए, आपके आसपास ही बनता हो, आसपास ही फैक्ट्री हो और आसानी से आप उस प्रोडक्ट को इजीली लेके आ सके। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप क्या करते हो कि जितना पैसा होता है उतना तो माल आप रख सकते हैं और उसके बाद आपको अगर ज्यादा ऑर्डर आए तो आप सीधा डायरेक्ट फैक्ट्री जाइए, आपके नजदीक फैक्ट्री है, उसको बोलिए भाई मेरे आज इतने ऑर्डर आए हैं, इतना माल मेरे को निकाल के दे दे और तुरंत तू पैसे ले ले। तो बहुत सारा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट काम आपका चलता रहता है। डेली फैक्ट्री चले जाओ, माल ले आओ। जैसे आज के दिन एक दिन में आपको 100 ऑर्डर आए और 100 ऑर्डर आए तो 100 पीस की ऑर्डर है, तो आप सीधे फैक्ट्री में गए और 100 पीस ले आए, तो उन्हीं 100 पीस का पेमेंट करके आए। तो आपका इतना भारी भरकम स्टॉक रखने की टेंशन हो गई खत्म, क्योंकि फैक्ट्री आपके नजदीक है। तो हमेशा याद रखिए कि उस प्रोडक्ट में डील करिए जिस प्रोडक्ट को आप आसानी से ला सकते हैं, आसानी से अपने पास रख सकते हैं। अपने पास ज्यादा स्टॉक मत रखिए, अगर सेल नहीं हुआ तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, सूज का काम किया, क्योंकि मेरे घर के पास फैक्ट्रियां थी, आसानी से मैं माल को कैरी कर सकता था, ला सकता था, अच्छे अच्छे आर्टिकल बनवा सकता था, तो इसलिए मैंने सूज का काम किया। तो पहली सीख आपको यहाँ पे मिल गई होंगी। दूसरी चीज, आपको अपने प्रोडक्ट के फोटो शूट कराने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फोटो शूट नहीं कराते, वो कहते हैं यार गूगल पे तो फोटो शूट सभी मिल जाते हैं, उन्हीं को डाल देंगे। अगर आप उन्हीं के फोटो शूट डालोगे तो जो लोग सालों से 5-5 साल से काम कर रहे हैं और उन्हीं सूज को सेल कर रहे हैं तो उनके अच्छे ऑर्डर निकलते हैं, जो पहले से कर रहे हैं। तो वो जब उनके अच्छे ऑर्डर निकलते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर होता है उनसे भी वो बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदते हैं और बड़ी क्वांटिटी में जब माल खरीदा जाता है तो उनको रेट बहुत सस्ती लगाई जाती है। तो उनकी जो रेट होती है उस रेट में आप कभी भी सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कितने पीस खरीदोगे किसी भी प्रोडक्ट के जिसमें डील करती हो, ज्यादा से ज्यादा 40 पीस, 50 पीस, 100 पीस। लेकिन उसी जगह जो 5 साल से बंदा काम कर रहा है वो सीधा सीधा 10,000 पीस, 5,000 पीस की ऑर्डर देता है। तो जो 10,000 पीस की रेट लगा रहा होगा मैन्युफैक्चरर और आप 100 पीस, 200 पीस ले रहे हो, तो आपकी रेट में और उसकी रेट में बहुत अंतर होगा। तो वो कितना भी सस्ता बेच ले, वो इतनी बल्क क्वांटिटी में माल को खरीदता है कि वो सस्ता बेचेगा फिर भी फायदे में रहेगा। और आप अगर उसके कंपटीशन में आना चाहोगे कम क्वांटिटी पे, हाई रेट पे, तो आप कंपटीशन में नहीं आ पाओगे, आप घाटे में रहोगे। तो आपको क्या करना है, उसका प्रोडक्ट सेम है, आपका प्रोडक्ट और उसका प्रोडक्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपने फोटोशूट ऐसे कराने हैं जिससे लोगों को यह लगे कि वो प्रोडक्ट अलग है और आपका वाला अलग है। दोनों के फोटोशूट अलग रहेंगे तो आप अपनी अलग रेट रख सकते हैं। वो 300 डाल रहा है तो आप 350 भी डालोगे। अगर फोटोशूट अलग हुआ तो क्लियरली लोगों को दिखेगा कि अलग ही प्रोडक्ट है। अगर एक ही प्रोडक्ट हुआ तो उसने 300 डाला है, आपने 350 डाल दिया, तो इसका मतलब है कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, सामने वाले को, अपने बिजनेस को डाउन कर रहे हो, क्योंकि सेम फोटोशूट आपने लगा दिए सिर्फ और सिर्फ फोटोशूट कराने के चक्कर में। तो उस जब लोग आपके प्रोडक्ट को देखने आएंगे 450 का, सेम उसका 400 रुपए का या उससे सस्ता दिखेगा तो लोग सीधा उससे खरीद लेंगे, यानी कि आपने उसका बिजनेस बढ़ा दिया और अपने बिजनेस को घाटे में ले आए। तो हमेशा अपना कोई भी प्रोडक्ट रखें उसके अलग अलग यूनिक फोटोशूट जरूर करा लें।
तो मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट लाया, फोटो शूट कराए। तीसरी चीज मेरे को यहाँ पे सीखने को मिली कि आप लोग फोटो शूट करा लें तो आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सारी चीजें खुद डिसाइड करो। पहले बैठ जाओ, पोस्टिंग मत करो, कहीं मीशो वगैरह पे मत डालो। पहले एक पेन कॉपी लो और सारी चीजें लिखना शुरू कर दो, सभी से अलग लिखना शुरू करो, सभी से अलग रखो उस चीज का, और अपनी रेट खुद डिसाइड करो कि हमें कितने में बेचना है, हमारा कितना प्रॉफिट है, हमें कितने में मिल रहा है, पैकिंग चार्ज कितने लगेंगे, कुरियर कंपनी कितना ले लेगी। इस तरीके से फुल्ली आप ही डिसाइड करो कि आपको कितनी कॉस्ट आ रही है और उसके बाद उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को अपलोड करना शुरू कर दो। तीसरी चीज, अगली चीज आपको यह देखना है कि हमें कहां कहां पे बेचना है। मैंने भी सेम यही किया, मैंने सभी पे रजिस्ट्रेशन कर लिया जहां पे मुझे सेल करना था। तो मैंने देखो मीशो पे भी किया, मैंने ग्लो रोड पे भी किया, मैंने शॉप्सी पे भी किया, मैंने फ्लिपकार्ट पे भी किया। फिलहाल मैं 4 प्लेटफॉर्म पर मैं सेल कर रहा हूं, अमेजोन पे अभी नहीं कर रहा, लेकिन इन फ्यूचर में करूंगा। उसके बाद क्या होगा कि आप प्रोडक्ट के फोटो डालना स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है, कम से कम आपको 5-6 तरह के आइटम रखनी है। 5-6 तरह के आइटम मतलब टी शर्ट में अगर आप डील करते हो, आपको टी शर्ट सेल करनी है तो 5-6 तरह की टी शर्ट आपके पास होनी चाहिए। तो 5-6 तरह के जूते हैं तो 5-6 तरह के जूते होने चाहिए। तो कम से कम 6-7 तरह के आर्टिकल आपके पास होने चाहिए, तो उन्हें आप डालिए। अब उसके बाद क्या होगा कि आपने पोस्टिंग कर ली, अकाउंट आपके रेडी हो गया, जीएसटी हो गया और आपने पोस्टिंग कर दी। मैंने भी पोस्टिंग कर दी। अब आपने 5 जगह की या 4 जगह की है, चाहे मीशो, शॉप्सी और फ्लिपकार्ट, ग्लो रोड, 4-5 जगह कर दीजिए। अब होगा क्या कि जैसे आपने पोस्टिंग कर दी, सारी चीजें कर दी, उसके बाद आपको कुछ कुछ ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर नहीं आएंगे। जैसे आपको मीशो से 2 ऑर्डर आ गए, शॉप्सी से 4 ऑर्डर आ गए, ग्लो रोड से 1 ही आया, ऐसे करके पर डे के 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको ऑर्डर आए, मेरे को भी ऑर्डर आए तो मैंने सीधा पैक किया। पैक करना है, शिपमेंट निकालना है प्रॉपर। पैक करने से पहले आपको अपना माल चेक कर लेना है, कोई गलत साइज नहीं है, गलत कलर नहीं है, डिफेक्टिव पीस नहीं है, ऐसी सारी चीजें चेक कर लीजिए और उसके बाद अच्छी से उस माल को पैक करके और उसका शिपमेंट थोड़ा बड़ा निकालिए और शिपमेंट को उसमें लगा के तैयार कर दीजिए। अब भाई ये तो आई स्टार्टिंग, जब ई कॉमर्स बिजनेस किया जब से लेके अब पोस्टिंग होके ऑर्डर आने तक की बात। अब भाई होता क्या है कि स्टार्टिंग में ऑर्डर बहुत कम होते हैं, तो हमें क्या लगता है यार हमारे ऑर्डर बड़े डाउन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ऑर्डर बढ़ानी पड़ेंगे। ऑर्डर बढ़ाने के लिए 1-2 तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग स्टेज पर आपको एड कैंपेन चलाने होते हैं। आपको कहोगे ये एड कैंपेन कहां चलते हैं? जैसे आप मीशो पे सेल कर रहे हो तो मीशो में ही एड कैंपेन चला सकते हैं, यानी कि आपका प्रोडक्ट मीशो में ही सबसे ऊपर दिखेगा। तो एड कैंपेन कितने का चलाना है? मेरी समझ के हिसाब से, मेरी सूझ की कैटेगरी के हिसाब से एक ऑर्डर लेने के लिए मुझे 60 रुपए एड कैंपेन में खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि मैं 600 रुपए खर्च करता हूं जब मुझे 10 ऑर्डर रिसीव होती हैं। तो आप अंदाजा लगा के चलिए, कभी कभी ये 35 पे भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार 60 ही लगते हो, 35, 40, 50, 60, लास्ट मेरे को 60 तक लगाए। तो एक ऑर्डर लेने पे एड कैंपेन चला के आप 40 रुपए 30 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो आपको एक ऑर्डर मिल सकता है। यानी कि अगर आपको दिन के 10 चाहिए तो आपको 600 रुपए या 500 रुपए ऐड में खर्च करने पड़ेंगे। उस कॉस्ट को आप पहले से ही अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके चलिए और ऐड कैंपेन के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को सबसे ऊपर दिखाइए। इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखेगा, लोग खरीदेंगे और खरीदने के बाद रेटिंग देंगे, रिव्यू देंगे, तो मीशो को, फ्लिपकार्ट को लगेगा कि ये अकाउंट अच्छा है, इस पर रेटिंग लोग दे रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, और उसके बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली उठना शुरू हो जाएगा। बाद में आपको ऐड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि स्टार्टिंग में ऐड लगाइए, बाद में आपको ऐड नहीं लगाने पड़ेंगे। 1-2 महीने आप इस तरीके से काम करोगे। अब भाई होता क्या है कि जब माल जाना शुरू हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है कि हमारा माल जा रहा है, लेकिन इसमें एक इशू फिर आता है। इशू क्या होता है? माल को वापस आना। एक होता है कस्टमर रिटर्न, एक होता है कुरियर रिटर्न। कुरियर रिटर्न यानी कि कुरियर वाले ने ही रिटर्न कर दिया, यानी कस्टमर के पास माल पहुंचा ही नहीं। तो कुरियर रिटर्न में तो सेलर से कोई भी पैसे नहीं लगते, कोई भी चार्जेस नहीं लगते। लेकिन कस्टमर ने अगर माल कस्टमर को पहुंच गया, कस्टमर ने खोल लिया, अब कस्टमर रिटर्न कर रहा है, तो फिर सेलर पर चार्जेस लगते हैं। ये चार्जेस 140 रुपए से 200 रुपए तक हो सकती है एक ऑर्डर के। यानी कि 150 रुपए से 200 रुपए तक आपके चार्जेस रिटर्न के हो सकते हैं अगर कस्टमर ने रिटर्न किया है तो। शूज के केस में, जूते की केस में 197 रुपए मेरा कस्टमर रिटर्न चार्ज है। यानी कि एक ऑर्डर रिटर्न करने पर 197 रुपए मेरी जेब से चली जाएंगे अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो। अब ये झंझट बड़ा सताता है लोगों को कि यार 200 रुपए जा रही हैं,
एक कस्टमर रिटर्न पर 200 रुपए जाएंगे। तो लगभग मैं आपको बताऊं कि किसी भी कैटेगरी में आप डील कर लो 10-15% कस्टमर रिटर्न आता ही आता है। अब आप 10% एवरेज लगा के चलिए कि अगर 10% कस्टमर रिटर्न आ रहा है और आपके दिन के 100 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करोगे कस्टमर रिटर्न को और कैसे आप लॉस से बचोगे? तो आपको सिंपल सी टेक्निक फॉलो करनी है। जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें दिखाया जाता है कि आपका कस्टमर रिटर्न कितना है। आपको वहां दिखाया जा रहा है कि 10% आपका कस्टमर रिटर्न है, तो आपको पहले ही पता चल गया 10% का मतलब है अगर आपको 100 ऑर्डर आए तो उसमें से 10 पार्सल कस्टमर रिटर्न करेगा ही करेगा। अगर आपके 10 पार्सल कस्टमर रिटर्न करेगा तो आप पर चार्ज लगेगा, अगर 200 रुपए भी मान के चले तो 200 इंटू 10, क्योंकि 10 पार्सल रिटर्न आएंगे कस्टमर की तरफ से, तो आपको 2000 रुपए का लॉस होने वाला है, यानी कि 2000 रुपए आपकी जेब से जाने वाले हैं। लेकिन जेब से तो कोई भी नहीं देता, आता बिजनेस में से, ये प्रॉफिट में से लॉस कवर किया जाता है। तो आपके 100 ऑर्डर आए, उसमें से 10 रिटर्न आए, यानी कि 2000 का आपका लॉस हो गया। लेकिन 90 ऑर्डर आपके सक्सेसफुल डिलीवर हुए। अब 90 नहीं मानते ऑर्डर को, क्योंकि कुछ कुरियर रिटर्न भी आ जाएंगे। अगर 10% कुरियर रिटर्न रहे तो 80%, यानी कि 80 ऑर्डर आपके सक्सेसफुल कस्टमर को डिलीवर हो गए, जो कस्टमर ने रख लिए। तो आपको 2000 का लॉस हुआ था और 80 ऑर्डर आपके सक्सेसफुली डिलीवर हुए हैं और एक प्रोडक्ट पर आपका 100 रुपए नेट मार्जिन है, तो आपकी 8000 रुपए की इनकम होती है। और लॉस कितना हुआ? 2000 रुपए, यानी कि ये 2000 रुपए उस प्रॉफिट में से कवर हो जाएंगे जो 8000 रुपए का 80 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं। पर ऑर्डर पे 100 रुपए का प्रॉफिट रखा है आपने, नेट प्रॉफिट, तो आपको 8000 रुपए प्रॉफिट। और 10 ऑर्डर रिटर्न आए हैं कस्टमर रिटर्न, तो वो 10 ऑर्डर के 200 रुपए ऑर्डर के हिसाब से 2000 रुपए हो जाते हैं, यानी कि आपको 6000 रुपए का प्रॉफिट हो गया अगर पर डे 100 ऑर्डर आपको मिलते हैं उस कंडीशन में। अब 100 ऑर्डर एक ही जगह से नहीं बोल रहा, आपको मीशो से भी आ सकते हैं, ग्लो रोड से भी आ सकती हैं, शॉप 101 से भी आ सकते हैं, या केवल मीशो से ही 100 ऑर्डर आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको अपने प्रॉफिट में से वो मार्जिन लेना पड़ेगा जो रिटर्न में कटने वाला है। तो आपको ये रिटर्न मैनेज करके चलना होता है, क्योंकि इसी चीज को सोच के, कस्टमर रिटर्न को ही सोच के लोग अपना ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर पाते। तो मेरे को बड़ी टेंशन हुई थी कि ये कैसे, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, मैं तो रिटर्न आ रहे हैं, रिटर्न में ये हो रहा है वो हो रहा है। ये सबसे बड़ा इशू होता है। जब मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि भाई ये इसका क्या किया जाए, तो उसने मेरे को सिंपल सी यही टेक्निक बताई कि जितना % रिटर्न है उसको देख ले कितना रिटर्न आ जाएगा। 100 से एक एस्टिमेट ले ले कि 100 ऑर्डर आ रहे हैं, महीने में आए चाहे दिन में आए, लेकिन 100 ऑर्डर में से 10 रिटर्न हो रहे हैं, 80 सक्सेसफुल डिलीवर हो रहे हैं, 10 कस्टमर रिटर्न है, 10 कुरियर रिटर्न है। कुरियर रिटर्न का कोई चार्ज नहीं, कस्टमर रिटर्न का चार्ज लगेगा। 10 ऑर्डर पे 2000 लग जाएगा, 80 ऑर्डर डिलीवर हुए, 100 रुपए का नेट मार्जिन रख, सीधा 8000 की कमाई, 2000 का लॉस, 6000 का प्रॉफिट। तो इस तरीके से बिजनेस करना होगा ई कॉमर्स में, जब ही तू सक्सेस हो पाएगा। और फाइनली मैंने वो टेक्निक फॉलो की, क्योंकि हमारे जो पार्सल थे 1.5 महीने में 3-4 बार डिलीवर हो गए, यानी कि लगभग 6-7 दिन लगते हैं। तो 4-5 लॉट हमारे डिलीवर भी हो चुके हैं। तो मैं ये इशू फेस भी कर रहा हूँ, रिटर्न भी पार्सल आए हैं उनको भी फेस कर रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं अगर आप काम ठीक से करती हो तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस था 1.5 महीने का। अब मैं आगे आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ या ना करूँ वो कमेंट करके बताना, क्योंकि आप कमेंट करते हो जब भी मैं सोचता हूँ कि इस टाइप की वीडियो पता नहीं आप देखने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, क्योंकि हमने रीसेलिंग की वीडियो बनाई है और रीसेलिंग का डाउन फ्लो है, तो हम भी चैनल के टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो आपको देखनी हो और मेरा एक्सपीरियंस तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताना। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।